दोस्तों कि एक बेलमेंट में बेलर की ड्यूटी क्या है। ड्यूटीज ऑफ बेलर, देखिए भाई, हर एक जब भी कोई लॉज को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, तो वहां पे सर्टेन कुछ गाइडलाइंस होते हैं, सर्टेन कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सर्टेन लॉज होते हैं, या ड्यूटीज या फिर जो राइट्स है वो इम्पोज की जाती हैं पार्टीज के ऊपर। तो हमने ये पहले ही जाना था कि जो पार्टीज हैं बेलमेंट के अंदर, चाहे बेलर हो या बेली हो, तो उनकी कुछ ड्यूटीज एंड राइट कंसीडर की गई है, रिकॉग्नाइज की गई है फॉर द लॉ ऑफ बेलमेंट। वो चीज क्या है, ड्यूटीज क्या है, इनकी राइट्स क्या है, उनको जानना आवश्यक है, और आपको आंसर लिखते समय इन चीजों को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए उसी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज की जो ड्यूटी है बेलर की, ये कई सारे सेक्शंस में हमको डिफाइन मिलती है। यदि हम मोटे मोटे तौर पे बात करें कि जो बेलर की ड्यूटीज है ये कहां पे डिफाइन है बेलमेंट में, तो सेक्शन 150, सेक्शन 158, 159 एंड 164 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्क्राइब अबाउट द फैक्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ अ बेलर। मतलब कि जो सेक्शन 150, 158, 159 एंड 164 भारतीय संविधान अधिनियम, जिसको लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलते हैं, उसमें जो बेलर की जो ड्यूटीज हैं, जिनको लोग कर्तव्य बोलते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और हम इस जो ड्यूटीज हैं किन किन रूप में हम इसको बांट के समझ सकते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें जिसको हम लोग समझ सकते हैं। दीज आर कैटेगराइज्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। हम लोग इनको कैसे कैसे समझ सकते हैं, तो भैया देखिए, डिस्क्लोज नोन फैक्ट्स। आपको जो बेलर है उसको, बेली को जितने भी उसको जानकारी है रिगार्डिंग टू द गुड्स, उसको डिस्क्लोज करना होगा, बताना पड़ेगा, जिसकी आगे चर्चा हम एक एक करके करेंगे। दूसरा, बियर नेसेसरी एक्सपेंसेस। जो आवश्यक वहन है, जो आवश्यक खर्च है, उसको बेलर को करना पड़ेगा, उससे वह इनकार नहीं कर सकता। तीसरा, इंडेमनीफाई बेली। इंडेमनीफाई बेली क्या है, फर्दर हम लोग उसको डिस्कस करने वाले। और चौथा, बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स। पहली बार कि जब बेलर देता है बेली को गुड्स, तो ये भी जरूरी है कि देने के बाद वो भूल ना जाए, कहते ना अब मेरे को चाहिए ही नहीं तुमसे, तुम रख लो अपने पास। ऐसा नहीं होता है इसमें, भैया यदि तुमने दिया है तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वही स्थिति है कि बेलर्स ने यदि गुड्स को दिया है तो वापस उसको लेना पड़ेगा। बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स, मतलब वो बाध्यकारी, ऐसा नहीं कर सकता कि नहीं नहीं तुम रख लो ना, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है इस चीज का। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको जानने और समझने हैं इस चीज। तो आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक तरफ चलते हैं। बेलर्स ड्यूटीज टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड। मतलब उसने जिस गुड्स को, जिस वस्तु को बेली को दिया है, यदि उस गुड्स में, उस वस्तु में कोई फॉल्ट है, कोई खामी है, तो उसको बताना पड़ेगा। और यदि नहीं बताया तो इसके लिए उसको अन्य जो बाकी लॉज हैं, जो उसके प्रोसीजर हैं, उनको, यदि कुछ उससे एक्सीडेंट होता है, यदि उससे कोई ऐसी चीजें उत्पन्न होती है जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज में बदल सकती है, तो उनको भी उसको क्या करना पड़ेगा, फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए बेलर के ऊपर यह ड्यूटी इंपोज की गई है कि रिगार्डिंग टू द गुड्स, इफ एनी फॉल्ट इज फाउंड, देन द डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट्स रिगार्डिंग टू द गुड्स इज नेसेसरी। तो भैया सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि यदि बेलर को अपने सामान के बारे में यदि लगता है कि इसमें ये खामी है, तो जिस व्यक्ति को वो सामान देने जा रहा है उसको ये बताए कि हमारे इस वस्तु में ये खामी है। पता चले एक दोस्त है एक्स, उसकी अपनी बाइक है, वाई को वो दे रहा है, बाइक का ब्रेक फेल, कार दे रहा है, कार का ब्रेक फेल, और वाई कार लेके गया, स्पीड किया, ब्रेक नहीं लगा, ठोक दिया कार, हो गया एक्सीडेंट, टूट गया पैर। तो इस कंडीशन में यहां पे लाइबिलिटी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एक्स की है। क्यों? क्योंकि एक्स ने गुड्स देते समय यहां पर किसी भी प्रकार से अवेयर नहीं किया था, ना ही उस गुड्स की जो फॉल्ट है उसको उसने डिस्क्राइब किया था बिल से। इसीलिए ये ड्यूटी इंपोज की गई है सेक्शन 150 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, कि जब भी बेलर किसी गुड्स को देता है तो उस रिगार्डिंग गुड्स की जो भी फॉल्ट्स हैं वो बेली को बताएगा। तो द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज। ध्यान रखिएगा, बाउंड शब्द यहाँ पे स्पष्ट करता है। बाउंड का मतलब ये बेलर के ऊपर बाध्यकारी है, मैंडेटरी है, डिस्क्रिशनरी नहीं है, मैंडेटरी पावर है, ये उसको करना ही पड़ेगा, इससे वो भाग नहीं सकता। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बाकी चीजें, द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज द बेल इज फॉल्ट इन द गुड्स बेल्ड ऑफ विच द बेलर इज अवेयर। जो जानकारी उसको है वो देना पड़ेगा। पता चले बेलर को ही नहीं पता है तो बेली को बताएगा कैसे। मान लो कार दिया और कार में पेट्रोल खत्म है, ठीक, और आधे रास्ते में मेन हाईवे पे जाके बंद हो जाए, जबकि बेलर को भी नहीं पता है कि बाइक में या कार में पेट्रोल खत्म है। जिसमें मैं एग्जाम्पल तरफ कर रहा हूं, तो जो चीज बेलर को पता है यदि वो नहीं बताता है तब दिक्कत है। अब पता चले बेलर को भी नहीं पता है, उसने फिर बेली को बताया कैसे, उसको त्रिकालदर्शी तो वो है नहीं,
तो इसीलिए वहां पर सीधे सीधे बोला गया है कि जिस चीज की जानकारी बेलर को पहले से है उसकी जानकारी अगले को देना आवश्यक है। ठीक है, तो इस सभी चीजों को, इस फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना है जिससे कि अगला जो है उस रिस्क से, उस चीजों से बच सके मेल। इफ he does not make such disclosure, he is responsible for damage arising the bailee directly from such fault। यदि बेलर ऐसा नहीं करता है और इसकी वजह से बेली को कुछ क्षति पहुंचती है या फिर कुछ डैमेज होता है, तो उसकी भरपाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? वह रिस्पॉन्सिबिलिटी बेलर की होगी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना। दूसरा फैक्ट क्या है भाई? इफ द गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर, the baler is responsible for such damages whether he was or was not aware of existence of such faults in the goods bailed। अब ध्यान रखिएगा भाई, यहां पे थोड़ा सा मामला ट्विस्टेड है। अभी तक जो जनरल प्रिंसिपल था वो ये कह रहा था कि यदि आपको नहीं बताया गया है तब मामला गड़बड़ हो जाएगा, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी? तब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी किसी और की। लेकिन अब जब आपने हायर किया है तो इन द केस ऑफ हायरिंग आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चाहे उस चीज से अवेयर हैं या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये चीज ध्यान रखनी, यदि वो फॉल्ट, यदि वो डैमेज उस फॉल्ट की वजह से होता है तो आप उसके लिए, जो बेलर है वो उसके लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। जैसे एग्जांपल में समझिएगा भाई, A lends a horse which he knows to be vicious to be, but he does not disclose the fact that a horse is vicious. The horse ran away, B is thrown and injured, and then the A is responsible to B for damages sustained। अब भाई देखिए, सिंपल सी बात है, कहने का मतलब क्या है कि ए के पास एक घोड़ा है, घोड़ा बड़े उग्र स्वभाव का है। अब बी उस पर राइडिंग करना चाहता है, एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा। अब ए बी उस पर बैठा और ए ने उसको नहीं बताया कि जो घोड़ा है बबुआ ये थोड़ा सा तुमसे कंट्रोल के बाहर हो सकता है, उग्र स्वभाव का है, आराम से चलाना, डिस्क्लोज नहीं किया। मस्त में बी ने लगा कि आज तो मैं घोड़सवारी करूंगा, राइडिंग करूंगा, वो बैठ जाता है और जैसे ही आगे जाता है घोड़ा अपना कर्तव्य करता है और एक कर्तव्य में जो बी महोदय है वो सीधे जमीन पर पटक दिए जाते हैं उठा के, जिसके वजह से बी को काफी चोटें आ जाती। अब यहाँ पर ए के द्वारा ये जानते हुए भी कि घोड़ा उग्र है, वो खतरा पहुंचा सकता है बी को, उसने ये फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया, इसलिए जो ए है यहां पर क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। इस फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा फैक्ट क्या है भाई? दूसरा फैक्ट ये है कि ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस, बेलर की ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं वो उनको पे करे, और ये डिफाइन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 158 में। अच्छा है क्या? कहता क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 158? तो कहता है वेयर बाय द कंडीशंस ऑफ बेलमेंट द गुड्स आर टू बी केप्ट और टू बी कैरीड और टू हैव वर्क done upon them by the bailee for bailor, and the bailee is to receive no remuneration, it means gratuitous bailment। हमने बताया कि gratuitous bailment क्या है? The bailor shall repay to the bailee the necessary expenses incurred by him or any extraordinary expenses incurred by him for the purpose of bailment। अब समझिएगा मोटे मोटे तौर पर ये कहना क्या चाहता है। मोटे मोटे तौर पर ये कहना चाहता है कि जब भी बेलर बेली को कोई गुड्स दे और बेली के द्वारा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर कोई ऐसा एक्सपेंसेस किया जाए उस गुड्स के ऊपर जिसका कि उससे लेना देना नहीं है, तो उस कंडीशन में बेलर की यह ड्यूटी है कि जो भी बेली के द्वारा उस पे पैसा खर्च किया गया है उस गुड्स के ऊपर, वो उसको रीपे करे, वो उसको बेली को चुकाए। तो ये सीधा सीधा नियम कहता है, चाहे वो ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट हो या ना हो। हाउएवर इन द केस ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, जहां पर बोथ पार्टीज आर गेट बेनिफिट्स, ने पढ़ाया अभी कुछ देर पहले, द बेलर इज लाइबल टू पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। जहां पर नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट हो वहां पर बेलर लाइबल है किस चीज के लिए? कि बेलर लाइबल है पे करने के लिए जो उसके गुड्स के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो या खर्च जो किया
गया, ये उसको पे करने के लिए क्या है, लाइन। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा अच्छे से ध्यान से, मतलब क्या है भाई, तो एग्जाम्पल समझिएगा कि ए हायर्ड अ टैक्सी, ए ने एक टैक्सी हायर, ये क्या है, ये बबुआ बहुत अच्छे से व्यक्ति हैं, इन्होंने एक टैक्सी हायर कर ली, ठीक है, फ्रॉम बी, वो टैक्सी बी की है, उससे ए ने हायर की, फॉर द पर्पज ऑफ गोइंग टू गुड़गांव फ्रॉम नोएडा, तो ए को नोएडा से गुड़गांव जाना था, ठीक है, उसने बी से उसकी टैक्सी को हायर किया। ड्यूरिंग द जर्नी, मतलब यात्रा के दौरान, अ मेजर डिफेक्ट अकर्ड इन द इंजन, अब यात्रा चल रही है, ए मस्त से टैक्सी में बैठ के वो कहां जा रहा है, नोएडा, गुड़गांव से नोएडा जा रहा है। अब इसी बीच यात्रा में ही क्या होता है कि एक मेजर डिफेक्ट हो जाता है उस टैक्सी के इंजन। अब ए हैड टू पे 5,000 एज रिपेयर चार्ज, अब भाई जाना है तो टैक्सी ठीक कराना पड़ेगा, उसने हायर किया है, तो 5,000 रुपए उस इंजन के जो खराबी थी, जो खामी थी, उसको ठीक कराने में लग गए। अब दीज आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, अब भाई देखिए, उसने जब टैक्सी को हायर किया, तो टैक्सी के हायर करने के लिए टैक्सी हायर का उसने खर्च दिया होगा, डीजल पानी का खर्चा दे सकता है, लेकिन अब टैक्सी का भाड़ा भी दे, डीजल पानी भी भरवाए, और इंजन बिगड़े तो वो भी बनवाए, तो जो इंजन का बिगड़ना है ये कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, और इस केस में क्या होगा कि इट इज द बेलर्स ड्यूटी, बेलर कौन है यहाँ पे, बी है, बी क्या कर रहा है, अपनी टैक्सी ए को दे रहा है, तो ये ड्यूटी है कि बियर सच एक्सपेंसिव, तो यहां पर बेलर की ड्यूटी है कि ऐसे यदि कोई एक्सपेंस हुए हैं जो कि एक्स्ट्रॉर्डनरी फॉर्म में है, तो उनको उसको पे करना पड़ेगा। हाउएवर द यूजुअल एंड ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस फॉर पेट्रोल, टोल टैक्स, ईटीसी आर टू बी borne by the bailies, मैंने बताया है कि चाहे पेट्रोल का खर्चा हो, चाहे टोल टैक्स हो, भाड़ा किराया हो, ये बेली खुद से कर लेगा, ये ऑर्डिनरी फॉर्म की चीजें, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो उसके कोर्स के बाहर की चीजें हैं, यदि ऐसी कुछ चीजें होती हैं तो उस समय बेलर को पे करना पड़ेगा, ये उसके लिए क्या है, बाउंडेबल है। उम्मीद करते हैं ये जो फैक्ट है एग्जाम्पल के हिसाब से आपने समझ लिया होगा, यदि समझ लिया हो मेरे दोस्त तो वीडियो को लाइक भी जरूर करते हुए चलिए आगे चलते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से समझिएगा भाई, तीसरा क्या है भाई, तीसरा कहता है कि ड्यूटी टू इंडेमिफाई द बेली फॉर द प्री मेच्योर टर्मिनेशन, आप देखिए ध्यान से समझिएगा, है क्या भाई कि द बेलर मस्ट कंपनसेट द बेली फॉर लॉस और डैमेज सफर्ड बाय द बेली दैट इज इन एक्सेस ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड, अब ध्यान से सुनिएगा, ये सीधा सीधा सेक्शन 159 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बताता है कि बेलर को आवश्यक रूप से कंपनसेट करना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा, किसको, बेली को, किस लिए, तो फॉर द लॉस ऑफ और डैमेजेस सफर्ड बाय बेली, जो बेली ने क्या किया है, सफर किया है, मतलब जो उसने परेशानी झेली है, उसके वजह से जो उसको क्षति पहुंची है, उसके लिए उसको मुआवजा देना पड़ेगा, that is the excess of benefit received where he had lent the goods gratuitously and the decides to terminate the bailment before the expiry of period of bailment, और चाहे तो इन कंडीशन में, इन परिस्थितियों में जो बेलर है बिफोर एक्सपायरी ऑफ बेलमेंट, बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ बेलमेंट, मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है जो सेक्शन 159 के में डिफाइन की गई है, उसके अकॉर्डिंग चाहे तो जो बेलर है, मान लीजिए एक्स यहाँ पर बेलर है, उसने कुछ कोई वस्तु वाई को दी, तो सेक्शन 151 के अनुसार बेलर चाहे तो, अर्थात यक्स चाहे तो, जो पर्टिकुलर टाइम के लिए गुड्स दिया गया था, बेलमेंट जो किया गया था, मान लीजिए 30 दिन के लिए किया गया था, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जो सेक्शन 159 में डिस्क्राइब है, तो इस दिन के पहले भी बेलर चाहे तो टर्मिनेट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है इस बेलमेंट को, यह भी ड्यूटी उसके लिए बताई गई है सेक्शन 159 में। उम्मीद करते हैं ये जो फैक्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भाई, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से समझेंगे तभी काम होगा। है क्या भाई कि बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, इसमें दिया क्या है भाई कि बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिगार्डिंग टू द बेली, जिसको हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 164 में डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है भाई कि द बेलर्स रिस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर द फॉलोइंग, क्या क्या चीजें ध्यान समझिएगा, पहला है इंडेनिफाई फॉर एनी लॉस विच the bailey may sustain by reason
that the baler was not entitled to make the bailment or to receive back the goods or to give direction respecting them, defective title and goods. तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही बताया गया है कि इंडेमनिफाई फॉर एनी लॉस विच इज the bailee may sustain by reason that the bailor was not entitled to make the bailment. तो सबसे पहला फैक्ट आपने ये जाना कि बेलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग टू द बेली, ही must indemnify for any loss. And second one is that it is the duty of the bailor to receive back the goods. The most important point ध्यान रखिएगा, इसको तो मेंशन करना ही पड़ेगा. मेंशन क्या करना है कि जब ए के द्वारा या बेली के बेलर के द्वारा कोई गुड्स बेली को दिया जाता है तो वो केवल छोड़ नहीं दिया जाता कि जाओ भाई मैंने तुमको दे दिया, जाओ क्या याद रखोगे मैंने तुमको दान में दे दिया ना. यहाँ दान धर्म की बातें नहीं चल सकती. यहाँ पे तुमने दिया है तो वापस लेना पड़ेगा. ये कर्म वाली भाग है. जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा. यदि तुमने दिया है तो तुमको वापस लेना पड़ेगा. वो बाउंड है इसके लिए. तो इट इज ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स व्हेन the bailey returns them after the time of bailment has expired. तो जब भी कभी बेलमेंट का टाइम ओवर हो जाता है और बेली उस गुड्स को रिटर्न बैक करता है तो उसको रिसीव करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. और द पर्पस ऑफ बेलमेंट हैज बीन अकॉम्प्लिश्ड इफ द बेलर रिफ्यूजेस टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स व्हेन इट इज ऑफर्ड एट द प्रॉपर टाइम, the bailey can claim compensation for all necessary expenses incurred for the safe custody. अब ध्यान से मुझे ये भी हो सकता है कि बेलर कुछ कारणों से बेलमेंट के चीजों को पूरा होने के बाद मान लीजिए वो गुड्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन में जितने एक्स्ट्रा समय के लिए बेली उस गुड्स को अपने सेफ कस्टडी में रखेगा उतने समय के लिए वह जितने भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हुए हैं उस गुड्स को सेफ कस्टडी में रखने के लिए उतने की मांग वो बेलर से कर सकता है. ये उसका राइट है, ये उसका अधिकार है. एज एग्जांपल मैं समझाने की बात कहूं तो आसानी से आप समझ जाएंगे. मान लीजिए कि आपका दोस्त एक्स है. एक्स ने वाई को कार दिया कि जाओ मुन्ना घूम फिर लो और हमको 10 दिन बाद लौटा देना. वाई गया, मस्त ट्रिप पे घूम के आ गया. अब वापस आ रहा है तो देख रहा है वाई एक्स अपने घर पे है नहीं, वो बाहर निकल गया अपनी ट्रिप पे घूमने. वो फोन मिलाता है, कहा गुरु कहाँ हो? तो बोलता है अरे गुरु हम भी बाहर आ गए घूमने. तो बोला अब क्या तुम्हारा कार? बोला तब तक रखे रहो अपने पास. अब इधर जितने दिन के लिए एक्स्ट्रा रखेगा भाई उसके पास ये अधिकार है कि जितने दिन एक्स्ट्रा रखेगा यदि इस दौरान कोई खर्चा आता है तो उस खर्चे का वहन एक्स के द्वारा किया जाना अनिवार्य. तो ये भी पॉइंट आपको फैक्ट ध्यान में रखना है. जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ बताया कि एक्स डिलीवर हिज कार टू एस फॉर 5 days फॉर सेफ कीपिंग. However, X did not take back the car for 1 month. In the case, S can claim necessary expenses incurred by him for the custody of car. वही चीजें हैं, मैंने दूसरा एग्जांपल दिया था उसी प्रकार का ये है कि X ने अपनी कार यस को डिलीवर की. किस लिए? कि भैया वो उसको सेफ कस्टडी में अपने यहाँ पर 5 दिनों के लिए रखे. लेकिन 1 महीने के बाद भी उसने वापस नहीं लिया X ने, कुछ कारण होंगे. तो अब इस 5 दिन से 1 महीने के बीच वाला जो गैपिंग है उसके लिए जो वाई है जो एस है वो यहाँ पर कंपनसेशन कह लें या नेसेसरी एक्सपेंसेस जो कह लें उसको क्लेम कर सकता है. तो इस चीज को, इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना होगा. तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे बेली की ड्यूटी क्या है, बेलर की ड्यूटीज क्या है, बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग टू द बेली क्या है. इन चीजों के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूटीज ऑफ बेली के बारे में. तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी. यदि वीडियो पसंद आई हो मेरे दोस्त तो वीडियो को लाइक करिए. चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के दोस्तों हमारे इस चैनल को ज्वाइन जरूर करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव.